पूरी दुनिया में जब अमेरिका ने अपनी ताकत के दम पर सारे इंटरनेशनल ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी है, तब रशिया एकमात्र ऐसा देश निकल कर आया जिसने यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज किया और ट्रंप को यह बताया कि दुनिया बड़बोलेपन से नहीं चलती। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ है, यूएस फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत एग्रेसिव हो गई है। जो चीज उन्हें नहीं पसंद आती, किसी के ऊपर वो टैक्स लगाते हैं, हैवी टैक्स, तो किसी कंट्री पे तो अटैक ही कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि अब यूएस में फॉरेन पॉलिसी में फोर्स का और इंटिमिडेशन का यानी थ्रेट का यूज बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो लोग। और ये एक्शंस खास तौर से हमें वेनेजुला, ईरान और अब क्यूबा में भी देखने को मिल रहा है। तो इस साल जनवरी में ही यूएस ने वेनेजुला पे अटैक किया था और फिर अब मार्च में ईरान पे भी अटैक किया। वेनेजुला पे उसने क्यों अटैक किया था? उसने प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो पे, जो कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट थे, उन पे इल्जाम लगाया था कि वो ड्रग कैटलिंग के चीजों में इन्वॉल्व है। यहां तक कि ये भी कह दिया था कि ये ड्रग किंग है। बहुत ऑब्वियस था, इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि ये सारे रीजन झूठे हैं। उन्हें मेन बस वेनेजुला पे कंट्रोल करना है उसके ऑयल रिसोर्सेज की वजह से, ना कि ड्रग की वजह से। उसी के बाद सिमिलर तरह का एक्शन लिया गया ईरान के अगेंस्ट, जहां पे उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमीनी को ही मार दिया अटैक के पहले दिन। और ये उन्होंने क्यों किया? इजराइल के इंस्टेंस पे, ऐसा एडिटर कह रहे हैं कि इजराइल के कहने पे उन्होंने ईरान पे अटैक किया। तो यूएस किसी भी इंटरनेशनल रूल को, लॉ को नहीं मानता, इन सबसे ऊपर उठ के एक्ट कर रहा है। साथ में ही जिन देशों पे वो अटैक कर रहा है उनकी लैक ऑफ रेजिस्टेंस को, मतलब वो इतने अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, यूएस को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, इस चीज को अपनी ताकत का सबूत मान रहा है एज अ स्ट्रेंथ। तो ये कैसा बिहेवियर दिखाता है? ये एक स्कूल यार्ड के बुली की तरह का बिहेवियर दिखाता है। स्कूल में जो बच्चे होते हैं जो इंटिमिडेट करते हैं, डराते हैं कि आओ ग्राउंड पे मिलो, तुमको बताएंगे, एकदम बचकानी हरकत कर रहा है। और जैसे कोई स्कूल यार्ड बुली हो जो फोर्स और इंटिमिडेशन का यूज कर रहा हो। यूएस के एक्शन जो है वेनेजुला, ईरान के बाद अब क्यूबा को भी स्ट्रैगलिंग कर रहा है, मतलब सीवियरली रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि क्यूबा तक ऑयल ना पहुंच पाए। इसकी वजह से क्या हुआ? क्यूबा को सारी एनर्जी सप्लाई से काट दिया गया। वहां पे कोई क्रूड ऑयल नहीं जा पा रहा, फ्यूल नहीं जा पा रहा। पहले क्या था? क्यूबा वेनेजुला से ऑयल लेता था। क्यूबा और वेनेजुला दोनों ही लैटिन अमेरिका में एंटी अमेरिकन कंट्रीज थी, लेकिन अब क्योंकि वेनेजुला के ऑयल एसेट्स पे सब अमेरिका का कंट्रोल है, वहां पे अटैक के बाद तो वेनेजुला से हेल्प क्यूबा को नहीं मिल पा रही। तो क्यूबा पूरी तरह से एनर्जी सप्लाई से कट हो गया है। हवाना जो है वो क्यूबा की कैपिटल है। जब मेक्सिको ने क्यूबा की मदद करने की सोची कि वेनेजुला जो है पहले क्यूबा को ऑयल देता था, अब वेनेजुला नहीं दे पा रहा, तो मेक्सिको ने सोचा कि इस गैप को मेक्सिको फिल करे। तो यूएस ने मेक्सिको को भी थ्रेट इशू कर दी कि कहा कि आप सेफ डिस्टेंस बना के रखें, इसमें ना पड़े। स्टेप इनटू द ब्रीच मतलब क्या है? फिल अ गैप और हेल्प इन क्राइसिस। तो मेक्सिको मदद करना चाहता था पर उसे भी डराया धमकाया गया। और ये जो नेवल ब्लॉकेड है, जो उन्होंने क्यूबा की समुद्री सीमा पे बैठ के वो क्यूबा तक कुछ पहुंचने नहीं दे रहा है, ये रियल है। डी फैक्टो मतलब इन रियलिटी ये सच में हो रहा है। उन्होंने ऑफिशियली शायद नहीं डिक्लेयर किया इस चीज को कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनके एक्शंस यही बता रहे हैं। तो इसकी वजह से फ्यूल की क्यूबा में सीवियर शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को बहुत सारे इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन और हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है। जस्ट हमने कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल किया था जहां पे डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस किया था कि कैसे वहां के लोग सफर कर रहे हैं। ये पॉलिसी जो है ये बहुत ही नेकेडली इंपीरियल स्ट्रेटजी है। मतलब एक बड़ा देश जो छोटे देश को कुचल रहा है, बहुत ओपनली यूएस ये कर रहा है। ये नहीं कि कुछ मास्क लगा के कर रहा है या कुछ सटल तरीके से कर रहा है, बहुत ही डायरेक्ट है, ब्लंट है और बहुत क्रूड तरीका है ये करने का, एकदम खुलेआम कर रहा है। इसको हम डोनरोए डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं। डोनरोए डॉक्ट्रिन क्या है? मोनरोए डॉक्ट्रिन अमेरिका का एक पॉलिसी है जहां पे अमेरिका ये कहता है कि पूरा अमेरिका है, यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका और इवन कैरेबियन सी के आसपास वाली सारी कंट्रीज, वो सब यूएस की डोमिनेंस में है। मतलब वो सब यूएस के स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो कोई भी और कंट्री बाहरी वहां पे दखल नहीं देगी। एक तरीके से यूएस तो एक जगह पे, पर उसका जो ताकत है, ऑर्डर है, वो पूरे अमेरिका में चलने चाहिए, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ। तो ये मोनरोए डॉक्ट्रिन है। तो अब इसी का एक और ज्यादा ब्लंट, ज्यादा रॉ वर्जन आया है, डोनरोए डॉक्ट्रिन, यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा गया है। लेकिन एडिटर ये कह रहे हैं कि ऐसी डोमिनेंस जो कि बड़बोलेपन में ज्यादा होती है, असलियत में कम,
काफी फ्रेजाइल होती है, ब्रिटल होती है। ये तभी तक रहती है जब तक कोई इसको चैलेंज ना करे। कॉल द ब्लफ मतलब चैलेंज द कॉन्फिडेंस। अब क्या हुआ, रशिया ने अपना एक ऑयल टैंकर एंटोली कोलोटकिन वहां पे भेजा क्यूबा में, जो कि फ्यूल लेके जा रहा था क्यूबा के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की इंटेंशन से। रशिया ने ये क्यों किया? क्योंकि रशिया टेस्ट करना चाहता था यूएस की विलिंगनेस को, कि क्या यूएस इतनी हिम्मत कर लेगा फिर कि वो रशिया के ऑयल टैंकर को रोक सके। रशिया यही देखना चाहता था कि यूएस रशिया से डायरेक्ट इंगेज करेगा कि नहीं। जैसा कि सोचा था वैसा ही हुआ, यूएस ने कुछ नहीं किया। रशिया का ऑयल टैंकर सेफली क्यूबा पहुंच गया बिना किसी इंसिडेंट के। यूएस ने रेजिस्ट नहीं किया, देखा उन्होंने ऑयल टैंकर जाते, पर उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। तो इस तरह जो ट्रंप का बहुत ज्यादा बड़पोलापन था वो एक्सपोज हो गया। जितनी ताकत का प्रदर्शन था वो सब एक्सपोज हो गया। हालांकि अभी भी रशिया के हेल्प के बाद भी क्यूबा में जो फ्यूल क्राइसिस है वो तो है अभी भी, क्योंकि एक टैंकर से ज्यादा मदद नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ कुछ रिलीफ टेम्परेरीली मिल जाएगा। यूएस एक्शन की जो थ्रेट है वो अभी भी क्यूबा के ऊपर लटक रही है। सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल है। लेकिन इस चीज से एक चीज तो समझ में आ गई, कंट्रीज को यूएस की जो डोमिनेंस है, एक अपने आप को अपने ऑर्डर को इंपोज कराने वाला जो नेचर है, उसको इंड्योर करने की यानी टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। रशिया के एक्शन ने ये दिखा दिया कि रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी तो है। तो एडिटर यही कहते हैं कि ये एक्शन इनकरेज करता है एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल रिस्पांस। और क्यूबा जो है वो एक ऐसा देश है जिसने नॉन अलाइन मूवमेंट यानी NAM नॉन अलाइन मूवमेंट, जो ये उस दौर की बात है जब सोवियत और यूएस दो बड़ी पावर थी और कई सारे देशों ने किसी एक कंट्री के साथ अलाइन होने से मना कर दिया था, तो इसको नॉन अलाइन मूवमेंट कहते हैं। तो इंडिया भी उसका हिस्सा था। क्यूबा ने भी ओपनली डिक्लेयर किया था, अवॉर्ड मतलब ओपनली डिक्लेयर, कि हम नॉन अलाइन मेंबर हैं, मतलब हम किसी एक देश के साथ नहीं ज्यादा जाएंगे। तो अमेरिका को भी ये बुरा लगा था कि उसी के पास में है लेकिन उसके साथ नहीं है। बेसिकली नॉन अलाइन मेंबर्स ने अपनी सोवरेनिटी को आगे रखा था बिना किसी एक देश के आगे झुकने के बजाय। साथ में क्यूबा ने हमेशा ग्लोबल साउथ यानी पुअर और डेवलपिंग नेशंस के साथ सपोर्ट दिखाया, सॉलिडारिटी दिखाई। कई जगह पे कई डेवलपिंग नेशंस पे क्यूबा ने डॉक्टर भेजे ताकि वो डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट कर सके। इवन जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल थी कई देशों की, वहां पे क्यूबा ने मटेरियली भी मदद करी, मतलब पैसे और हथियारों से भी मदद करी कि वो स्वतंत्र हो पाए। तो ये टाइम है बाकी सारे देशों का कि अब वो क्यूबा के साथ खड़े हो और क्यूबा के साथ ट्रेड करें डिस्पाइट ब्लॉकेड। यूएस ब्लॉकेड कर रहा है तो करें, लेकिन बाकी देशों को अपनी सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस दिखाते हुए इसके बावजूद अपने सोवरेन राइट को असर्ट करना चाहिए और क्यूबा के साथ ट्रेड कंटिन्यू करना चाहिए ताकि उनको हेल्प हो। साथ ही में जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की इच्छा पे निर्भर करता है, एक कलेक्टिव विल पे निर्भर करता है। अगर हर पार्टिसिपेंट देश ये मान ले कि पावर जो है वो जस्टिस को रिप्लेस नहीं कर सकती और माइट जो है इट इज नॉट इक्वल टू राइट, माइट इज नॉट इक्वल टू राइट। पावर मतलब ये नहीं कि वो सही है, तो इस चीज से निपटा जा सकता है। तो ये कुछ वोकैबुलरी है जो इस एडिटोरियल में यूज हुई है। स्कूल यार्ड बुली मतलब समवन हु यूजेस फोर्स और इंटिमिडेशन। प्रीटेक्स्ट मतलब रीजन और एक्सक्यूज। ब्लैटेंटली मतलब ऑब्वियस। स्टेप इनटू द ब्रीच मतलब फिल अ गैप और हेल्प इन क्राइसिस। डिफैक्टो इज इन रियलिटी। ब्रिटल मतलब फ्रेजाइल। कॉल द ब्लफ मतलब चैलेंज फॉल्स कॉन्फिडेंस। इंटरडिक्ट मतलब स्टॉप या ऑब्स्ट्रक्ट। पुश बैक मतलब रेजिस्ट। एंड्योर मतलब टॉलरेट। अवॉर्ड मतलब ओपनली डिक्लेयर्ड। सॉलिडारिटी मतलब सपोर्ट।